हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट सीएसआई नेट एग्जाम प्रिपरेशन। इससे पहले एक और वीडियो मैंने ऐड किया था जिसमें मैंने आपको इन जनरल बताया था कि किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करना हो तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो भी लेकर आई हूँ कि सीएसआई नेट का स्पेसिफिकली प्रिपरेशन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि माइट भी ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए क्योंकि मैं यहाँ पे कंप्लीट इंस्ट्रक्शन देने वाली हूँ। और साथ ही साथ ये गुड न्यूज़ भी मैं आपको देना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही जल्द एक पूरी की पूरी सीरीज जो है आप लोग के लिए अपलोड करूंगी और वो सीरीज होगी टोटल ऑल ऑफ टोटल सीएसआई नेट गाइडेंस। किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बातों को लेकर मैं एक कंप्लीट सीरीज जो है आपके लिए क्रिएट करने वाली हूँ, ताकि कोई भी स्टूडेंट किसी भी टाइम पे इस चैनल पे आए उसको सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे तो पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में मेनली आपसे बात करूंगी। जनरल इंस्ट्रक्शन कौन से होते हैं जो लगभग हर एक एग्जाम के होते हैं। सीएसआई नेट स्पेसिफिक उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि व्हाट इज सीएसआई नेट, आपको पता होना चाहिए जिस एग्जाम के बारे में आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके उसको करके आपको क्या मिलता है, उसका सिलेबस क्या है, वो कितनी बार दैट इज एक साल में कितनी बार होता है, पेपर का पूरा नंबर कितना होता है, कितने सेक्शन होते हैं, हर एक सेक्शन को डील करने का क्या एटीट्यूड होता है, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती है, एवरीथिंग आपके पास सब कुछ होना चाहिए। और इनकेस अभी भी आपके पास इनमें से कुछ चीजें नहीं है तो टीचिंग पाठशाला पे ऑलरेडी ये दैट इज इन सब के बारे में वीडियोस अवेलेबल हैं कि सीएसआई नेट होता क्या है, पैटर्न क्या होता है। ऑल्दो बहुत ही जल्द 2021 का अपडेटेड वर्जन में अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि जब मैंने पुराना वीडियो अपलोड किया था तो उस टाइम तक ऑफलाइन पैटर्न चलता था, दैट इज एग्जाम ऑफलाइन होता था। लेकिन पिछले साल से ही ये ऑनलाइन हो चुका है, तो मैं एक बहुत ही जल्द अपडेटेड वर्जन अपलोड करने वाली हूँ विथ ईच एंड एवरी प्रोसेस की एलिजिबिलिटी लिस्ट क्या होती है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको कैसे कैसे डील करना चाहिए, एवरीथिंग। ठीक है। इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन, आपको सिलेबस डाउनलोड करके रखना है अपने पास। सीएसआई नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है। साथ ही साथ यूनिट का सिलेक्शन, कितने यूनिट को आप सेलेक्ट करने वाले हो और पढ़ने वाले हो। थर्ड ऑप्शन, ये सारे अरेंजमेंट्स हो गए जो आपको पहले से ही अरेंज करके रखने हैं। साथ ही साथ मैं आपको स्टडी गाइडेंस भी दूंगी कि आपको कैसे और क्या करना है। लेकिन ये सब कहते हैं ना, ये सब रॉ मटेरियल हो गए जो आपको इकट्ठा करके रखना है, मतलब इनको इकट्ठा करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप प्रिपरेशन शुरू करने से पहले इन सब चीजों को अरेंज कर सकते हैं। तो सिलेबस को डाउनलोड करके रखिए। यूनिट का सिलेक्शन, वो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ कि हाउ मेनी यूनिट यू शुड टारगेट और यूनिट का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन आता है दैट इज द पीवाईक्यू अरेंजमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अरेंज कीजिए। अगर जनरली कहूँ तो लगभग 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको गूगल से मिल जाएंगे, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा बट मिल जाएंगे। और अगर ये सब नहीं करना है तो कोई भी पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स होती हैं वो आप खरीद सकते हैं, उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ईयर वाइज अरेंज करके रखा है, तो आप उसे ले लेंगे तो आपको यहाँ वहां भागना नहीं पड़ेगा। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। आप गूगल से डाउनलोड करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कुछ पे करके दैट इज डायरेक्टली एक बुक खरीदना चाहते हो, ये दोनों की दोनों ऑप्शन आपके पास है। नेक्स्ट आता है नोट्स एंड बुक सोर्सेस, कौन से नोट्स एंड कौन से बुक्स लगेंगे, इसका सब कुछ जो है इंफॉर्मेशन ऑलरेडी टीचिंग पाठशाला पे अवेलेबल है कि एक सीएसआई नेट के स्टूडेंट को कौन कौन से बुक्स की जरूरत पड़ती है। नोट्स बनाने की बात हम बाद में करेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा कि कब प्रिपरेशन करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग। एंड लास्ट, गाइडेंस फ्रॉम एनी एक्सपर्ट। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपर्ट है जिसने ये एग्जाम क्लियर किया है तो आप उससे टाइम टू टाइम गाइडेंस ले सकते हो अगर आपको लगता है कि यू आर गोइंग इन रॉन्ग ट्रैक। तो सॉरी, ये तो था एक जनरल इंस्ट्रक्शन कि आपको क्या क्या करना चाहिए। लेकिन अगर स्टडी गाइडेंस की बात करें जहाँ पे मेन प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इसके बाद जितने भी मैं बातें करने वाली हूँ, क्योंकि अभी जो मैंने आपको जनरल गाइडेंस दिया वो हर एक एग्जाम के लिए होता है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए, बुक्स होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा एंड एवरीथिंग। लेकिन ये स्पेसिफिकली होने वाला है सीएसआई नेट के लिए। तो आपको ये मान के आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम एक साल में 2 बार होता है, एक 6 मंथ के स्लॉट में और आपकी मर्जी है
आप 6 मंथ के स्लॉट में सेलेक्ट करना चाहते हैं या 12 मंथ में। कहने का मतलब ये हुआ कि आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो कि 6 महीने में खुद को रेडी कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए, या फिर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो कि 12 मंथ में रेडी करते हैं। और आई थिंक ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। पहले मुझे लगता था कि नहीं, प्रिपरेशन करते रहो साथ साथ में एग्जाम देते रहोगे, बट अभी राइट नाउ आई फील लाइक कि नहीं, ये पहले से डिसाइड करना जरूरी होता है। ऑल्दो आप 12 मंथ का भी, जैसे कि मान लीजिए अभी जो टाइम है, अभी जो आने वाला एग्जाम है दैट इज जून 2021, तो वो लगभग हम ये मान के चल रहे हैं कि 6 महीने बाद ही आने वाला है। और एक होगा दिसंबर 2021, दैट इज 12 महीने बाद। तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आप खुद को कौन से एग्जाम के स्लॉट के लिए रेडी कर पाओगे, क्योंकि इसी पे आपका प्रिपरेशन टिका हुआ रहता है। ठीक है, लेट मी टेल यू वन थिंग जो कि बहुत रेयरली आपको किसी से सुनने को मिलेगा, और क्योंकि मैं पिछले 2.5 ईयर से बच्चों को पढ़ा रही हूँ, आई मीन टू से CSI नेट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। आई थिंक पता नहीं कितने, आई गेस मोर देन 4 बैचेस निकल चुके हैं। लाइक जब मैंने पढ़ाया था तो मोर देन 4 बैचेस अभी तक निकल चुके हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि मैं अभी तक मोर देन 3000 स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में आई हूँ। अलग अलग टाइप के स्टूडेंट, अलग अलग प्रॉब्लम वाले स्टूडेंट, जो कि सबके सब CSI नेट का ही प्रिपरेशन कर रहे थे। और इन सब से बात करने के बाद, इन सब के साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहने के बाद मैं यही चीज समझ पाई हूँ कि स्टार्टिंग से ही पता होना बहुत जरूरी होता है कि आपको 6 मंथ लगने वाला है या 12 मंथ लगने वाला है। क्योंकि अगर आपको 6 मंथ लगने वाला है तो आपकी गाड़ी थोड़ी तेज भागेगी, और अगर आपको 12 मंथ लगने वाला है तो आप सामने वाले स्टूडेंट के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो भी भगा सकते हो गाड़ी को। अब यहाँ पे ये होता है ना कि स्टूडेंट ये सोचता है कि दूसरा, मेरे बगल वाला अगर जल्दी जल्दी भाग रहा है तो मैं भी जल्दी जल्दी भागूं, बट ऐसा नहीं करना है। हर एक स्टूडेंट अपने आप में अलग होता है। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको 6 मंथ में खुद को रेडी करना है या 12 मंथ में। आपको मैं एक और डिस्टिंक्शन यहाँ पे बता देती हूँ। जिस बच्चे का बेसिक्स क्लियर नहीं है, जिस बच्चे ने मास्टर में एंड बैचलर में अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की, या जिसने BSc एंड MSc में काम चलाऊ पढ़ा है या फिर उसको पढ़ाया गया है, व्हाट्सोएवर इज द रीजन, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन एवरेज लेवल या एवरेज लेवल से नीचे की रही है तो आपको फॉर श्योर 6 मंथ से ज्यादा का टाइम लगने वाला है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। लेकिन आप अपने कॉलेज टाइम में बहुत ब्राइट रहे हो, या फिर ब्राइट या एवरेज से थोड़ा सा ऊपर रहे हो, लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग हो, कंसेप्ट को जल्दी गेन करते हो, बेसिक्स क्लियर है, और पढ़ने में अगर पढ़ने की बात आए तो आपके सामने कोई और जो है बहाना नहीं रहता है, तो अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको लाइक देयर इज अ हाईएस्ट चांसेस कि आपको 6 मंथ का टाइम लग जाएगा और आप क्लियर कर लोगे। और ये बहुत, जैसे कि अगर मैं रेशियो की बात बताऊं ना, तो 6 मंथ में क्लियर करने वालों की रेशियो काफी कम रहती है, ज्यादा नहीं रहती है, बिकॉज दैट इज अ रियलिटी। क्योंकि एक स्टूडेंट को जब वो एक पेपर को देखता है ना, उसको समझने में ये टाइम लग जाता है कि इस पेपर की डिमांड क्या है। मतलब ये एग्जाम को कितने स्टूडेंट ऐसे हैं कि एक से 2 अटेम्प्ट देने के बाद भी ये नहीं समझ पाते हैं कि ये एग्जाम का पैटर्न कैसे चलता है। सो यू हैव टू बी लाइक वेरी मच श्योर कि आपको 6 मंथ के लिए जाना है या 12 मंथ के लिए जाना है। अगर आप 12 मंथ का भी टारगेट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में एक एग्जाम आएगा उसको आप दे के ट्राई कर लीजिए, लेकिन प्रिपरेशन लेवल को 12 मंथ लाइक रखिए। अब इसे कहने का मतलब क्या हुआ ये भी मैं आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट आता है बेसिक्स इज मैंडेटरी। बेसिक्स की बहुत बहुत जरूरत होती है। बेसिक्स क्लियर नहीं है, बिलीव मी, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। क्योंकि CSR नेट का प्रिपरेशन इज अ एडवांस लेवल प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के 3 स्लॉट होते हैं या 3 स्टेजेस होते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस प्लस कंसेप्ट। तो जो CSR नेट का प्रिपरेशन है ना, वो आपके एडवांस एंड दैट इज कंसेप्ट से रिलेटेड हो जाता है। लेकिन एडवांस और कंसेप्ट को वही स्टूडेंट समझ पाते हैं जिनका बेसिक्स और इंटरमीडिएट क्लियर है। तो कितने ही, मतलब मैं इतने सारे स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में आती हूँ, कितने ही ऐसे लाइक 80% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनका बेसिक्स कुछ भी क्लियर नहीं है। और बेसिक्स नहीं क्लियर होने के कारण बिलीव मी, यही जो आपके प्रिपरेशन का टाइम होता है ना, वो 1 साल से 2 साल में बदल जाता है। उसमें बदलने में टाइम नहीं लगता है। तो अपने बेसिक्स पे काम कीजिए। बेसिक्स के लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, NCERT की बुक पढ़ सकते हैं, जो एक इंडियन ऑथर की पब्लिकेशन की जो BSc MSc लेवल की बुक हुआ करती थी, जिसमें काफी छोटे छोटे तरीके से कंसेप्ट क्लियर होते थे, उन सब बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी थोड़ी इंग्लिश अच्छी है
तो इनफैक्ट आप स्टैंडर्ड बुक को भी एज अ बेसिक्स बुक की तरह ट्रीट करके अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चैप्टर स्टार्ट होते हैं स्टैंडर्ड बुक में भी उनके 1 से 2 पेज में पूरा बेसिक्स ही क्लियर रहता है, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ा सा हाई फाई रहती है, तो वो आपको डील करने आना चाहिए। नेक्स्ट, टाइम नीडेड। ओके फाइन, थर्ड पॉइंट हमने स्किप कर दिया, दैट इज देन मूव टू द एडवांस एंड कंसेप्ट। तो पहले बेसिक्स क्लियर करना है, फिर एडवांस एंड कंसेप्ट पे मूव करना है। बिना बेसिक्स के एडवांस एंड कंसेप्ट जो होता है आपका वो कभी क्लियर नहीं हो सकता है, तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, टाइम की बहुत जरूरत होती है इस एग्जाम में। बच्चे अक्सर पूछते हैं मैम कितने टाइम दे, कितना टाइम जो है सीएसआई नेट की प्रिपरेशन को दे, बट यहाँ पे कितने आवर्स की तो कोई बात ही नहीं है। ये एग्जाम ऐसा है ना कि जितना पढ़ो उतना कम है, क्योंकि इस एग्जाम का डिमांड बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप फिफ्थ पॉइंट में दे सकते हैं कि सिलेबस का जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा ह्यूज है, दैट इज 13 यूनिट है। अब आपको 13 यूनिट नहीं टारगेट करना है, 10 भी यूनिट टारगेट करना है, फिर भी तो टाइम चाहिए। तो ये एग्जाम आपका बहुत टाइम डिमांड करता है। अगर जैसे बोलते हैं कि मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ जब मन करे तब पढ़ो, जितना मन करे उतना पढ़ो, लेकिन एक फिर भी मिनिमम एक नंबर होता है कि कितने घंटे के लिए आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन अगेन आई एम सेइंग, इस एग्जाम के लिए जितना पढ़ो उतना कम होता है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा ह्यूज है। तो आप कुछ भी पढ़ोगे ना, आपको लगता है ये छूट गया, ये छूट गया, ये रह गया, वो रह गया, हमेशा ऐसा लगा ही रहेगा, क्योंकि इसमें जितना पढ़ लो उतना कम है। इसीलिए आपको इस एग्जाम को किसी अगर मजबूरी में आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बहुत टाइम लेने वाला है आपका, लेकिन इंटरेस्ट के साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो देयर इज अ हाईएस्ट चांसेस कि आप कम टाइम लेकर भी जो है ये एग्जाम को क्लियर कर लोगे। क्योंकि इस एग्जाम को प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स की अगर कोई मजबूरी होती है तो वो इस एग्जाम को और ज्यादा पहाड़ बना लेते हैं, लेकिन अगर कोई इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा है तो वो मजे लेकर पढ़ता है, वो सीख के पढ़ता है, वो इंटरेस्ट लेकर पढ़ता है। और इंटरेस्ट लेकर पढ़ी हुई चीज में बहुत मेहनत आपको नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाती है और याद भी रहती है। नेक्स्ट आता है दैट इज अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज यानी स्टार्टिंग में जब आप प्रिपरेशन करते हैं ना, किसी भी यूनिट को लेकर आप प्रिपेयर कीजिए, स्टार्टिंग में आपको एक टॉपिक पढ़ना है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि कॉन्फिडेंस जरूरी होता है। जब भी एक स्टूडेंट किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करता है, उसके दिमाग में बहुत सारी इनसिक्योरिटी रहती है। पता नहीं एग्जाम को प्रिपेयर कर पाऊंगा या नहीं, पता नहीं मेरा क्लियर हो पाएगा या नहीं, पता नहीं मैं रैंकिंग ले पाऊंगा या नहीं। देर आर सो मेनी कंफ्यूजन इन स्टूडेंट्स माइंड। तो फॉर दैट आपको क्या करना पड़ता है, आपको इनिशियल स्टेज पे कॉन्फिडेंस गेन करना होता है, और वो कॉन्फिडेंस क्वेश्चन के अलावा और कोई आपको नहीं दे सकता है। तो सजेस्टेड यही होता है स्टार्टिंग के दिनों में, यानी जब शुरू कर रहे हैं आप प्रिपरेशन, कोई भी टॉपिक, कोई भी यूनिट आपने टारगेट किया हो, एक मेगा टॉपिक को उठाइए, उस टॉपिक को पढ़िए, कंप्लीट पढ़िए, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे कि यस आप राइट ट्रैक पे जा रहे हो। लेकिन इतना कुछ पढ़ लिया, 3-4 दिन एक टॉपिक पे लगा लिया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तब तो आप गलत ट्रैक पे मूव कर रहे हो। तब तो शायद डिमांड किसी और, दैट इज कंसेप्ट की है, आपने कोई और कंसेप्ट पढ़ लिया, या तो आपको क्वेश्चन को डिकोड करना नहीं आ रहा है। तो ये चीजें होती हैं जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये शुरुआती टाइम होता है, स्टार्टिंग के 1 महीना। इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे जो होता है बूस्टअप होना शुरू हो जाता है। तो जो लेटर स्टेज होता है वहां पे फिर यूनिट एंड देन पीवाईक्यू सिलेक्शन पे आना चाहिए, दैट इज द 7th स्टेप। दैट इज पहले जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले एरिया में, कि लेटर स्टेज में आते आते आपको एक यूनिट पूरा कंप्लीट करके तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे स्विच करना चाहिए, क्योंकि तब तक आपकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, चीजों को गेन करके रिटेन करके रखने की जो कैपेबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। 8th आता है दैट इज स्टैंडर्ड बुक इज नीडेड। बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि आप पब्लिकेशन की बुक पढ़ लीजिए, उसमें शॉर्टकट में रहता है, टाइम कम पड़ता है। आई कंप्लीटली एग्री कि पब्लिकेशंस वगैरह बुक में अगर आप उनको पढ़ते हो तो आपका टाइम कम लगता है, बट बात यह है कि अनइम्पॉर्टेंट चीज को पढ़ के टाइम बचा लोगे तो क्या कर लोगे आप? तो दैट इज व्हाट हैपन, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके स्टैंडर्ड बुक से बनते हैं, पब्लिकेशन बुक से कुछ नहीं बनता है। इट्स जस्ट अ लक कि कोई क्वेश्चन ऐसा बना जो स्टैंडर्ड बुक से बना है, और वही स्टैंडर्ड बुक का कंटेंट अगर उस पब्लिकेशन बुक में है, तो ये आपका लक है कि आपको क्वेश्चन मिल जाता है। बट जितना मैं पिछले 1 साल से एक्सपीरियंस कर रही हूँ, सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक से बनते हैं। तो अगर आप किसी रेफरेंस बुक के थ्रू अपना मन बहलाने की, सॉरी, अगर आप किसी पब्लिकेशन बुक के थ्रू अपना मन बहलाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं इससे टाइम कम, इससे मेरा टाइम बचेगा, लेकिन उस टाइम को बचाकर करोगे ही क्या, जब अगर आप लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, या फिर एक आप कह सकते हो कि रास्ता भटक के कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर उस टाइम को बचाने का भी कोई फायदा नहीं होता है। तो इट्स बेटर
टू प्रेफर दिस स्टैंडर्ड बुक। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया टीचिंग पाठशाला पे कि आप स्टैंडर्ड बुक को कैसे प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट, आई कंप्लीटली एग्री कि स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन यस, आदत डालोगे तो जरूर आसान बन जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग से ही ये अगर माइंड में रखोगे कि आई कांट रीड, तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रही हूँ। आई वॉज अ स्टूडेंट जो कि लाइब्रेरी में गई, स्टैंडर्ड बुक को उठाया और उसकी सिर्फ जो बोलते हैं ना थिकनेस को देख के मैंने बुक्स को वापस रख दिया था। वॉज लाइक इसे कौन पढ़ता है यार, ये इतनी इतनी मोटी बुक है, इसे कौन पढ़ेगा, मतलब कि जिंदगी बीत जानी है इतने को पढ़ने में। लेकिन दैट वॉज माई फॉल्ट। बाद में समझ में आया कि असली ज्ञान या फिर एक बोलते ना एक कॉन्फिडेंट नॉलेज, वो आपको स्टैंडर्ड बुक से ही मिलता है। और वो कॉन्फिडेंस आपको अभी से बिल्डअप करना है, ताकि उससे आप जाके पीएचडी के लैब में अप्लाई करो। ये कॉन्फिडेंस सिर्फ यहीं पे नहीं रुकेगा, पीएचडी के लैब के आगे भी जाएगा। तो जरूरी होता है स्टैंडर्ड बुक को प्रेफर करो, जब पता है पेपर वहीं से आना है, तो बोलते हैं ना कि यहाँ वहां भटक के कोई फायदा नहीं है। तो यू हैव टू रेफर दी स्टैंडर्ड बुक। कैसे पढ़ा जाता है इसके लिए वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, दैट इज टीचिंग पाठशाला पे, आप देख सकते हैं। 9th पॉइंट इज 2 यूनिट सिंगल मंथ। जैसे कि ये पहला पॉइंट था, इसी को मैं यहाँ पे इलैबोरेट कर रही हूँ। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि आप 6 महीने में प्रिपरेशन कर लेंगे, कोट अनकोट, अगर आप ब्राइट स्टूडेंट हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहती है, आपका मेमोरी पावर बहुत अच्छा काम करता है और आपका पहले से ही बेसिक्स कुछ अच्छे ढंग से क्लियर है, तब वी कैन से कि यस, आपका 6 मंथ में दैट इज पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। एंड फॉर यू, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, 2 यूनिट को 1 मंथ में आप टारगेट कर सकते हो अलॉन्ग विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि 6 मंथ कंप्लीट होते होते लगभग आपके 10 से 11 यूनिट्स हो जाए अलॉन्ग विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ साथ में रिवीजन भी हो जाए। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि 12 मंथ को टारगेट कर रहे हो, मतलब कि अगर हम आज से गिने या फिर कभी भी, अगर आप कोई भी स्टूडेंट जिनको लगता है कि नहीं 1 साल बाद मैं ये एग्जाम देने लायक बन पाऊंगा या फिर मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन आ पाएगी कि मैं टारगेट कर सकूंगा, ठीक है, मेक श्योर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अटेम्प्ट एंड टारगेट। अटेम्प्ट का मतलब होता है चाहे आप प्रिपेयर हो या ना प्रिपेयर हो, जाकर वो एग्जाम दे देते हो। टारगेट का मतलब होता है कि वो एग्जाम को टारगेट करने के लिए सोच रखा है आपने, मतलब उसको क्लियर करने के लिए सोच रखा है। तो बीच में जितने भी एग्जाम आते हैं आप अटेम्प्ट दे सकते हो, लेकिन टारगेट कौन सा करोगे जिसको क्लियर करना है आपको। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि 12 महीने का स्लॉट लेते हो कि नहीं आज से 1 साल बाद जाकर जो है मैं टारगेट करूंगा, सो फॉर दैट आप क्या कर सकते हो, 1 यूनिट को 1 मंथ दे सकते हो अलॉन्ग विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए कहा था कि डिसाइड कीजिए कि 6 मंथ चाहिए आपको या 12 मंथ चाहिए, क्योंकि अगर आप 12 मंथ वाले बच्चे हो तो आपको अपनी गाड़ी जल्दी भगानी पड़ेगी, यानी 2 यूनिट 1 मंथ। और अगर आप 12 मंथ वाले स्टूडेंट हो तो आप थोड़े धीरे धीरे चलोगे, दैट इज सिंगल यूनिट इन अ सिंगल मंथ अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसीलिए पहले से डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। अगर नहीं करते हो तो फिर वही है, बीच में फंसे रहते हो कि नहीं ये किया जाए या वो किया जाए, क्योंकि सेटिस्फैक्शन जरूरी होता है। जो बच्चा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है ना, बिलीव मी, एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रही हूँ, जो बच्चा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है वो 6 महीने में 2 यूनिट नहीं 3-3 यूनिट लेकर चलता है, क्योंकि उसमें उतना हायर लेवल कॉन्फिडेंस होता है कि यस आई कैन डू दैट। लेकिन जो बच्चा, उसको पता ही नहीं होता है कि मुझे 6 महीने में प्रिपेयर करना है या 12 मंथ में, वो पूरे साल जो है मतलब क्लूलेस होकर घूमता है। ये एक महीने में 1 यूनिट करे या 2 यूनिट करे या 3 यूनिट करे या 4, पूरे साल उसका यही क्वेश्चन रहता है। तो इतने अनश्योरिटी के साथ किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं होता, CSIR तो दूर की बात है। एंड अगेन आई एम सेइंग, ये एग्जाम आपसे आपकी मेहनत एंड टाइम मांगता है। अगर आप ये सोचते हो कि आपके पास टाइम नहीं है और आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, तो सॉरी, दिस एग्जाम इज नॉट फॉर यू। तो यहाँ पे आपको हार्डवर्क की जरूरत पड़ेगी। ये एग्जाम ऐसा है कि पहले आपसे हार्डवर्क करवाएगा, उसके बाद अपने हार्डवर्क को एंड स्मार्ट वर्क को मिक्स करके तब ये एग्जाम आप क्लियर कर पाते हैं। एंड हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको जो स्टार्टिंग में मेहनत करनी है वो करनी ही पड़ेगी, और कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं बचता है। तो ऑल दो इस वीडियो में मैंने आपका काफी टाइम ले लिया है, लेकिन आई थिंक मैंने जो है यहाँ से मैक्सिमम पॉइंट कवर किए हैं। एंड लास्ट इज रिवीजन नोट्स। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी चीज से भी पढ़ रहे हो, किसी पब्लिकेशन बुक से पढ़ रहे हो, रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हो, किसी आर्टिकल से पढ़ रहे हो, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स आपका रिविजन के टाइम में हेल्प करेगा। नोट्स नहीं बनाते हैं तो फंस जाएंगे आप, ठीक है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए। जनरल स्टडी गाइडेंस की तो मैंने बात कही ही है आपको, दैट इज योर सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, देखिए सिलेबस क्या है कैसे है, ठीक है।
अगली वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे रिगार्डिंग द यूनिट सिलेक्शन, यूनिट का सिलेक्शन कैसे करें और कितने यूनिट का सिलेक्शन करना ज़रूरी होता है कैटेगरी वाइज। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कौन से स्टूडेंट कितने यूनिट्स को टारगेट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर द फर्दर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।